नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज हम रीट पात्रता परीक्षा 2022 जो कि जुलाई में आयोजित होने वाली है उसके लिए लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों लेवल के लिए, साथ ही थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इन शिक्षक भर्तियों के लिए बेहद ही उपयोगी शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 28 आज आपके लिए लेकर आए हैं। 100 टेस्टों की सीरीज है। प्रत्येक टेस्ट में 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं टीचिंग मेथड में। इस प्रकार टोटल प्रश्नों की संख्या आपके 2500 हो जाएगी, जो कि एग्ज़ाम से पहले आपसे ये टेस्ट पूरे कर लिए जाएंगे। तो बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कीजिए और शिक्षक भर्ती में अपना स्थान चयनित कीजिए। साथियों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से हल करने वाले हैं शिक्षण विधियों के साथ में। यहाँ पर साइकोलॉजी, हिंदी, इनके पूरे 100 टेस्ट है और इनके तो प्रत्येक टेस्ट में 30 प्रश्न हैं। तो साइकोलॉजी और हिंदी के पूरे 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहाँ हल करवाए जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, आपको इन चीज़ों के अलावा राजस्थान जीके भी कक्षा 6 से 12 कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, कौन सी विधि है वो? आगमन विधि है, निगमन विधि है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि है या खोज विधि है? तो साथियों नवाचार मतलब जो अभी नई विधियां बनी हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पर उस विधि का बारे में आपको बताना है जिसमें छात्र खुद की सीखने की जो गति है, कि जिस गति से वो सीखता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे छात्र जल्दी सीख जाते हैं, कुछ छात्र सीखने में समय लगते हैं, ज़्यादा समय लेते हैं, कुछ कम समय लेते हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें जो होती है, ऐसा कौन सा विधि में होता है साथियों? अभिकर्मित अनुदेशन विधि में। इसमें छात्र स्वयं की गति से सीखता है। थर्ड विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 2 है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया जाता है? विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि और आगमन विधि। देखो आपको शिक्षण सूत्र भी इन शिक्षण विधियों के याद होने चाहिए, क्योंकि शिक्षण सूत्रों से ही शिक्षण विधियां चलती है। साथियों विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत जिस विधि में प्रयोग किया जाता है वो है आगमन विधि, जबकि सामान्य से विशिष्ट की ओर जिस विधि में जाया जाता है वो है निगमन विधि। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी विशेष तौर पे। चौथा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा प्रश्न है आपके, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा। तो देखो प्रोजेक्ट विधि को हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? प्रयोजना विधि के नाम से जानते हैं। प्रयोजना विधि ये किसने दी है साथियों? किलपेट्रिक के द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया है और इस विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती है। बेसिक शिक्षा किसमें दी जाती है? गांधी जी की में। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो विधि दी गई थी उसमें। तो आपके विकल्प 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तीसरे प्रश्न में दूसरा विकल्प। चौथा प्रश्न है आपके, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि मूल रूप से आधारित है, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर आधारित है। ये प्रश्न यहाँ पर पिछली बार जो रीट शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी लेवल फर्स्ट में पूछा गया था साथियों। जो शिक्षण की जो खेल विधि है निचली कक्षाओं में वो मूल रूप से किस पर आधारित है? वो विकास एवं वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उस पर ये खेल विधि आधारित होती है, कि बालक का जो विकास है, बालक की जो वृद्धि होती है वो मनोवैज्ञानिक तरीकों से जो होती है साथियों, किन किन कारणों से वो प्रभावित होती है, ये खेल विधि उसी पर आधारित है। तो सेकंड विकल्प आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 5 है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि का उदाहरण है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है, परंपरागत विधि का उदाहरण है और अंतर्वैयक्तिक विधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दे रखा है
कि छात्रों की स्वयं की पहल उसमें सम्मिलित होती है, उसके प्रयास शामिल होते हैं। निगमन या परंपरागत या अंतर्वैयक्तिक विधि में ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसा किसमें होता है, जो विधि अधिगमकर्ता केंद्रित आधारित हो। ठीक है, जो विधि अधिगमकर्ता पर आधारित हो, ऐसा उस विधि में होता है। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले पर आधारित, मतलब जो सीखने वाला है, जो छात्र है, वो उसमें क्रिया करता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। यहाँ कौन सा विकल्प है, दूसरा विकल्प सही रहेगा। छठा प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 6 है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान हैं। निगमन विधि के सोपान हैं, आगमन विधि के सोपान हैं, अंतर्दर्शन विधि के सोपान हैं और बहिर्दर्शन विधि के सोपान है। तो यहाँ पर उपरोक्त जो सोपान दे रखे हैं, जिस विधि के सोपान है, ये आपको उसके बारे में बताना है साथियों। देखिए, उदाहरण प्रस्तुत करना, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, नियमीकरण करना, सबसे अंत में नियमीकरण हो रहा है। तो ऐसा निगमन विधि में तो सबसे पहले नियमीकरण होता है और आगमन विधि में सबसे अंत में नियमीकरण होता है। तो दूसरा विकल्प आपके छठे प्रश्न में सही है। ये जो समस्त सोपान हैं, ये आगमन विधि के सोपान हैं। दूसरा विकल्प छठे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सी विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। आगमन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और निगमन विधि। तो आपको इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मानना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने के साथ साथ में एग्जाम में सीधे तौर पर ऐसे प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है साथियों। देखिए, प्रगतिवादी सिद्धांतों पर जो विधि आधारित है, वो होती है समस्या समाधान विधि। कौन सी होती है, समस्या समाधान विधि। दूसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि और सामूहिक परिचर्चा विधि। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रजातांत्रिक विधि क्या होती है। तो प्रजातांत्रिक विधि का मतलब होता है जिसमें जो छात्र और शिक्षक है, दोनों ही क्रिया आधारित अधिगम करते हो। ठीक है, तब छात्र जो है वो क्रिया आधारित अधिगम करेगा और शिक्षक उसको निर्देशन देगा। तो प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, ये तीनों ही प्रजातांत्रिक विधियों में आ जाती है। लेकिन व्याख्यान विधि यहाँ पर प्रजातांत्रिक विधि नहीं है, क्योंकि इसका जो केंद्र बिंदु है वो किसको माना जाता है, शिक्षक को माना जाता है साथियों, व्याख्यान विधि में। अतः आपके जो तीसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 8 में, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो आपके 9वां प्रश्न नंबर 9 है, वह विधि जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी वस्तुओं को साथ साथ देखकर सीखते हैं, कौन सी विधि है वो। कहानी विधि, भ्रमण विधि, योजना विधि और समस्या समाधान विधि। अब कहानी विधि में तो क्या होता है कि अध्यापक कहानी बच्चों को रोचकता के साथ बच्चों के सामने कहानी प्रस्तुत करता है। तो इसमें देख देख कर तो नहीं सीख रहे हैं। योजना, समस्या या भ्रमण, इसमें से आपका सही उत्तर है जो भ्रमण विधि है साथियों। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी वस्तुओं को साथ साथ देख करके सीखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ों का अवलोकन करते हैं। अतः यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है 9वें प्रश्न में, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां प्रश्न देखेंगे। किसी प्रश्न में यदि आपको कोई त्रुटि नजर आती हो तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 10वां प्रश्न है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें बहुत सहायक सामग्री हो, बहुत क्रियाएं हो, बहुत प्रश्न हो और छात्र पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। तो सबसे अच्छी शिक्षण विधि आप किसको मानोगे, जिसमें बहुत प्रश्न हो उसको मानोगे, जिसमें ज़्यादा सहायक सामग्री प्रयोग की जाती है उसमें को मानोगे, बहुत सारी क्रिया हो उसको, या फिर बहुत सारी क्रियाएं हो लेकिन वो छात्र पर आधारित हो। तो इसका जो सही उत्तर है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें छात्र पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। क्योंकि क्रियाएं तो हो रही है, लेकिन मान लो कि छात्र नहीं करके उस क्रियाओं को शिक्षक करता है, तो फिर उसमें शिक्षक केंद्रित विधि होगी वो तो। इसलिए दूसरा विकल्प गलत है और पहला और तीसरा भी इसका सटीक उत्तर नहीं है। ओनली चौथा विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर।
तो आपके 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, पूर्ण से अंश की ओर इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण करने वाली विधि है विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, प्रत्यक्ष विधि और संश्लेषणात्मक विधि। देखो मैंने अभी पिछले प्रश्नों में आपको बताया था कि शिक्षण विधियां यदि आप पढ़ते हो तो उसके लिए आपको शिक्षण सूत्र भी याद होने ही चाहिए, क्योंकि शिक्षण सूत्र किस में प्रयोग किए जाते हैं, शिक्षण विधियों में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर पूर्ण से अंश की ओर मतलब बच्चे को पूर्ण से किधर ले जा रहे हैं हम, अंश की ओर। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में किस में बांटा जाता है, विश्लेषणात्मक विधि में बांटा जाता है। अतः पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसका अनुसरण करने वाली विधि भी विश्लेषणात्मक विधि ही होगी साथियों। विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12 को। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। भंडारकर विधि नाम से प्रचलित विधि है व्याख्यान विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कथा कथन विधि और पारायण विधि। तो किस विधि को भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है, 12वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। आपके 12वें प्रश्न में जो सही उत्तर है व्याकरण अनुवाद विधि को ही भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। मतलब व्याकरण अनुवाद विधि के दो या भंडारकर विधि के दो बात एक ही है। ये ही व्याकरण अनुवाद विधि ही क्या कहलाती है, भंडारकर विधि कहलाती है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। इस प्रश्न को भी कई बार पूछा जा चुका है, अतः इस प्रश्न को भी आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13वां प्रश्न है आपके, शिक्षण विधि आवश्यक है, क्यों आवश्यक है शिक्षण विधि, इस प्रश्न में आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। अब विकल्पों को देखते हैं। पाठ को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए आवश्यक है, विषय को क्रमबद्ध एवं आकर्षक बनाने के लिए शिक्षण विधि आवश्यक है, पाठ एवं विषय के अनुकूल कक्षा में वातावरण बनाने के लिए शिक्षण विधि आवश्यक है, या इनमें से सभी। तो देखो 13वें प्रश्न में सही उत्तर रहेगा आपके शिक्षण विधि। ये जितनी भी चीज़ें दे रखी है इन सभी के लिए आवश्यक मानी जाती है। उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है कि इसके माध्यम से हम पाठ को स्पष्ट भी बनाते हैं, बोधगम्य भी बनाते हैं, मतलब सरल बनाते हैं, विषय को क्रमबद्ध तरीके से बच्चों के सामने शिक्षण विधि के माध्यम से आप प्रस्तुत कर सकते हो। विषय वस्तु को यदि आप शिक्षण विधि के माध्यम से प्रस्तुत करते हो तो आकर्षक भी बनेगी। जो पाठ एवं विषय है इसके अनुकूल कक्षा में वातावरण आपको देखने को मिलेगा यदि आप उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करते हो तो। अतः यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है 13वें प्रश्न में, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 13वें में चौथा विकल्प साथियों। 14वां प्रश्न है आपके, छात्रों को समास पढ़ाने में सर्वोत्तम सहायक विधि है अनुवाद विधि, खोज विधि, विश्लेषण विधि या आगमन निगमन विधि। देखो समास का टॉपिक किसके अंतर्गत आता है, व्याकरण के अंतर्गत आता है, और व्याकरण पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि किसको माना जाता है, आगमन विधि को माना जाता है। लेकिन विकल्प में अगर कहीं पर आगमन विधि भी दे रखी है और आगमन निगमन भी दे रखी है तो फिर आपकी फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, आगमन निगमन रहेगी। अब यहाँ पर वैसे भी आगमन विधि तो दे नहीं रखी है तो आप आराम से आगमन निगमन को सही कर सकते थे। लेकिन मान लो कि यहाँ अनुवाद की जगह अगर आगमन विधि विकल्प में होता तो भी आप चौथे ही विकल्प को सही करते, क्योंकि व्याकरण पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि होती है साथियों। यहाँ पर चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो 15वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। 15वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि है प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि और खेल विधि। देखो व्याख्यान विधि को आप सर्वश्रेष्ठ विधि प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल भी नहीं कह सकते, शिक्षक केंद्रित विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रयोगशाला विधि भी प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकती, क्योंकि छोटे बच्चे प्रयोग नहीं कर सकते साथियों प्रयोगशाला विधि में। प्रश्नोत्तर या खेल, तो इन दोनों में से जो सही उत्तर होगा प्राथमिक स्तर की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो खेल विधि होगी। कौन सी विधि, खेल विधि, क्योंकि बच्चों की रुचि किस में होती है, खेल में होती है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही रहेगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। अगर आप बेल आइकन ऑन नहीं करते हो तो मैं वीडियो डालूंगा, अगर आप वास्तव में शिक्षण करना चाहते हो तो साथियों वहां पर फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसलिए बेल आइकन ऑन करने की मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न है, माइकल सेमर द्वारा प्रतिपादित विधि है ध्वन्यात्मक विधि, अनुकरण विधि, शब्द विधि और इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा है कि जिस विधि का निर्माण माइकल सेमर के द्वारा किया गया है वो कौन सी है। तो इसमें आपका सही उत्तर रहेगा साथियों, माइकल सेमर के द्वारा जो प्रतिपादित विधि है वो है ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि के जनक कौन है? माइकल सेमर है। ठीक है, विकल्प एक आपके 16वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो आपके 17वां प्रश्न, किस विधि में भाषा संगठन पर बल दिया जाता है? अनुवाद विधि में बल दिया जाता है भाषा के संगठन पर, सैनिक विधि में बल दिया जाता है भाषा के संगठन पर, प्रत्यक्ष विधि में बल दिया जाता है या सूत्र विधि में बल दिया जाता है? तो भाषा के संगठन पर जिस विधि में बल दिया जाता है वो विधि है साथियों आपके सैनिक विधि। सैनिक विधि में भाषा संगठन पर बल दिया जाता है। विकल्प 2 आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो आपके 18वां प्रश्न, इकाई विधि का दोष है, दोष बताना है आपको। ठीक है, जो दोष वास्तव में इकाई विधि का है उसमें आपको बताना है। कौशल अविकसित करना, कर्मिकता का अभाव, प्रशिक्षण की विधि होना और शिक्षण सामग्री का बंटवारा। आपको कौन से विकल्प में ये लग रहा है कि यार ये तो इकाई विधि का दोष है? 3 विकल्प इकाई विधि के दोष वाले नहीं हैं, सिर्फ एक ही ऐसा विकल्प है आपके जो कि इकाई विधि का दोष है आ जाएगा। ठीक है, इकाई विधि की अगर हम बात करें तो इस विधि का प्रतिपादन मॉरिसन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हेनरी क्लेव मॉरिसन के द्वारा इकाई विधि का प्रतिपादन किया गया। साथियों इसमें जो पुस्तक होती है उसमें एक जैसे जो पाठ होते हैं, जैसे वीरता पर आधारित कोई पाठ है 2-4 पाठ, देशभक्ति पर आधारित कोई पाठ है, नाटक पर आधारित कोई पाठ है, एकांकी पर आधारित कोई पाठ है, तो उन पाठों की एक इकाई तैयार की जाती है और एक साथ उन पाठों को पढ़ाया जाता है। भले वो पाठ कहीं पर हो, जैसे पहला पाठ है फिर उसके बाद में चौथा ले लिया, 7वां ले लिया, 9वां ले लिया, 11वां ले लिया, ये 4-5 पाठ आपने एक इकाई बना दी इनकी। तो ये जो बीच बीच में जो जगह छूट रही है उनको आप नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए ये माना जाता है कि इकाई विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है कि इसमें कर्मिकता का अभाव पाया जाता है। मतलब जो क्रम किताबों में दे रखा है उसके अनुसार शिक्षण इसमें नहीं हो पाता है साथियों। अतः दूसरा विकल्प जो है यही इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो 19वां प्रश्न, कार्ड पर लिखे शब्दों को चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, वह विधि है साहचर्य विधि है वो, वाचन विधि है वो, कहानी विधि है वो या ध्वनि साम्य विधि है? देखो यहाँ पर साफ साफ पूछा जा रहा है कि जो कार्ड पर शब्द लिखे होते हैं उनका मिलान आप कर रहे हो चित्रों के साथ। जो ध्वनि साम्य विधि होती है इसमें क्या होता है कि एक समान उच्चारित होने वाले जो शब्द हैं उनको बच्चों के सामने रखा जाता है। ठीक है, जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना, इस प्रकार से। ठीक है, आ की आवाज़ आ रही है सभी में, तो ये तो ध्वनि साम्य विधि है, इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जाता। जो शब्द, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि कार्ड पर लिखे शब्द हैं, कार्ड पर शब्द लिख रखे हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द है मोर। ठीक है, और वहाँ पर ऊपर एक चित्र है, अलग अलग रखे दोनों। किसका चित्र बन रहा है साथियों? मोर का चित्र बन रहा है। ठीक है, चित्र बनाना मुझे आएगा नहीं, मैं ऐसे ही बना देता हूँ। तो उसका मिलान जो किया जाता है वो होता है साहचर्य विधि में। किस विधि में होता है? साहचर्य विधि में। और साहचर्य विधि का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया था। विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है दूरस्थ विधि है, दूरदर्शन विधि है, प्रोजेक्टर जैसे उपकरण हैं और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प हम यहाँ से हटा देते हैं। साफ साफ कह रहा है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है,
कोई मजबूरी उनकी हो सकती है, या फिर वो उस एज में ही नहीं है। तो साथियों ऐसे लोगों के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो है आपके दूरस्थ शिक्षण विधि। दूरस्थ शिक्षण विधि में आप घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना होता है। विकल्प एक आपके 20वें प्रश्न में सही है। जैसे वो जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती है ना, खुला विश्वविद्यालय, वहाँ पर ये चीज़ें प्रदान की जाती है दूरस्थ शिक्षा वाली। तो विकल्प एक आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। 21वां प्रश्न, किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? सैनिक विधि में, समूह शिक्षण विधि में, ध्वन्यात्मक विधि में और दूरस्थ शिक्षण विधि में। देखो पखवाड़े तक मतलब 15 दिनों तक कार्य गोष्ठी का आयोजन जिस विधि में किया जाता है वो है साथियों आपके दूरस्थ शिक्षण विधि। कौन सी विधि है? दूरस्थ शिक्षण विधि है। जो पिछला वाला प्रश्न था वो भी इसी से रिलेटेड था। चौथा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो चलिए 22वां प्रश्न, सृजनशीलता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला विकल्प है रंगों की पहचान के खेल खेलना बंद करना। दूसरा विकल्प है चित्र पठन करना। तीसरा है वाद्य की सहायता से व्यायाम करना। और चौथा है खिलौने बनाना। तो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में आपको लग रहा है कि भाई इससे सृजनशीलता का विकास हो सकता है? क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब रंगों की पहचान के खेल खेलना बंद कर रहे हो तो खेल खेलना बंद करने में सृजनशीलता का विकास कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। विकल्प एक आपका बिल्कुल गलत आंसर है। चित्रों का पठन करने से भी सृजनशीलता का विकास नहीं होता है। अब तीसरा या चौथा विकल्प, तो साथियों इसका जो सही उत्तर है खिलौने बनाने से निश्चित रूप से सृजनात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा। विकल्प आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न देखेंगे साथियों क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? विभेदीकरण, वैधता, वस्तुनिष्ठता और मितव्ययिता। साथियों यहाँ पर परीक्षण की तकनीकी विशेषता जो नहीं है उसके बारे में बताना है। 3 विशेषता तो तकनीकी विशेषताओं में आ जाती है, ठीक है, 3 विशेषता, लेकिन एक विशेषता ऐसी यहाँ पर है जो तकनीकी विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगी। तो पहला जो विकल्प है विभेदीकरण वाला, इसमें क्या होता है कि छात्रों के मध्य विभेद किया जाता है, मतलब अंतर खोजा जाता है कि भाई किस प्रकार से छात्र कक्षा में हैं, सामान्य बालक कितने हैं, प्रतिभाशाली कितने हैं, पिछड़े बालक कितने हैं, इतना। वैधता में क्या होता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण किया जाता है, यदि परीक्षण वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वो परीक्षण वैध कहलाता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठता में क्या होता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही रहता है, उसके उत्तर चेंजेस नहीं होते हैं साथियों। ये तीनों ही विशेषता यहाँ पर परीक्षण की होती है, लेकिन मितव्ययिता जैसी विशेषता तकनीकी विशेषताओं में नहीं आती है साथियों परीक्षण में। अतः विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 23 में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशाली को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? त्रिभुज के द्वारा, अनुभव शंकु के द्वारा, वर्ग के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा। तो भाई शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जैसे यहाँ पर एक होती है श्रव्य सामग्री, एक होती है दृश्य सामग्री, एक होती है दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। फिर आगे आता है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव कुछ में करके सीखना, कुछ में अवलोकन आधारित सीखना। तो किसमें कितना प्रतिशत बालक सीखता है, कितना प्रतिशत याद रहता है, ये एडगर डेल के द्वारा अपने अनुभव शंकु में बताया गया है साथियों। अतः यहाँ दूसरा विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही रहेगा। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न, कमेंट करके बताइएगा 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो पेपर को कम से कम 1-2 जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों। इस वीडियो को देख लेते हैं अंतिम और 25वां प्रश्न, यहाँ आपके दूसरा विकल्प सही है। तो 25वां प्रश्न है, निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का भाग नहीं है? श्रवण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता कोष्ठ, नियंत्रण कक्ष और दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो देखो जो भाषा प्रयोगशाला है
इसमें श्रवण प्रकोष्ठ भी होता है, भाषा प्रयोगशाला में नियंत्रण कक्ष भी होता है और परामर्शदाता कक्ष भी होता है। लेकिन दूरदर्शन प्रकोष्ठ जैसी कोई चीज़ भाषा प्रयोगशाला में नहीं होती है साथियों। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 में सही है। ये आपके पेपर नंबर 28 भी कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। निश्चित होकर के तैयारी कीजिए, नो टेंशन रह के तैयारी कीजिए। अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आप तैयारी लगातार अभी से जारी करोगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। अंतिम दिनों में सिलेक्शन नहीं होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।